सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के हिंदी साहित्य के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त के साकेत व उनकी रचना धर्मिता का अध्ययन करेंगे। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के शीर्षस्थ कवियों में माने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी समष्टि संस्कृति के प्रतिनिधि कवि हैं। तत्कालीन लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में उन्हें प्यार और सम्मान दिया तो इसलिए कि अपनी सोच और संवेदना में वे अकेले नहीं थे। वे जिस तरह की कविता लिखते थे वो लोगों के लिए प्रियता की कसौटी थी। सवाल लोगों की काव्य संबंधी पकड़ या मर्मज्ञता का नहीं है। कवि द्वारा समकालीन लोक मन, लोकाकांक्षा और संकल्प की पकड़ का है। लोग ऐसा दर्पण चाहते थे जिसमें उनके चेहरे की शिकन ही नहीं, आत्मा का ताप भी स्पष्ट प्रतिबिंबित हो। गुप्त जी ने वह दिया। इसी से जो उनकी कविता में नहीं था या कम था उसे जनता ने आत्मरस और आत्मताप से हासिल कर लिया था, जिसका श्रेय भी उनकी कविता को मिला। गुप्त जी और उनके युग को इतिवृत्तात्मक कहा गया। इस कथन में पारंपरिक इतिवृत्त कविता अर्थात आवर कविता की ध्वनि भी थी। इतिहास की त्रुटि से नवशास्त्रवादी युग को इतिवृत्तात्मक युग मान लेने से क्या प्रकारांतर से यह नहीं मान लिया गया कि हम बिना नींव के मकान में रह रहे हैं। गुप्त जी इसी अनिवार्य युग के अन्यतम कवि थे। केवल यही सोच गुप्त जी का अर्थ बदल देता है। अतीत को खोजने, पाने और रचने में गुप्त जी की संस्कारमयी आत्मा की भूमिका प्रमुख रही है, जिसकी अपनी सीमा और आग्रह है। संभवतः अतीत में लोग अपना चेहरा देखते हैं, उस व्यतीत को नहीं जिसे बहुत कुछ देखा जा सकता है। गुप्त जी नहीं चाहते थे कि जनता को किसी विभत्स का साक्षात्कार कराए। शायद वे लोगों से ऐसा मोह भरा प्यार करते थे जैसे कोई अपने बच्चों से करता है, और नहीं चाहता कि वे कुछ ऐसा वर्जनीय देखें जिसका उनके संस्कारों पर बुरा असर हो। वे अतीत से श्रेष्ठ चुनने और निकट छोड़ने की सलाह देते हुए भी प्रतिमान के रूप में उत्कृष्ट कोई मूर्त करते रहे और उसके प्रति पक्षपाती भी बने रहे। हालांकि नवादर्श की प्रतिष्ठा में वे विकल्पों को जगह नहीं देना चाहते थे। ऐसी हालत में कुछ ऐसा होना ही था जो तर्कों को आश्वस्त नहीं करता। गुप्त जी के मन में स्त्री के प्रति अपार करुणा और संवेदना थी। उसके लिए आधुनिकता की फैशन परेड में शामिल होना भर नहीं था, मगर इस मामले में उनके सोच और माध्यम की मजबूरियां और सीमाएं भी थी। लगभग एक जैसे उदाहरणों और विचारों से उनका नारी संबंधी आलोचनात्मक काव्य चिंतन ग्रस्त हो गया है। भीतर उतर कर उनके अंतर्विरोधों और संघर्षों को देखने की कोशिश न होने से वाहवाही से भरी ये आलोचनाएं भी अकृतार्थ हो गई हैं। गुप्त जी नारी का व्यक्तित्व जिस रूप में रचना चाहते थे वो वास्तव में वहाँ उतना नहीं है जहाँ आमतौर पर खोजा या देखा जाता है, बल्कि वहाँ है जहाँ प्राय लोगों की निगाह नहीं पड़ती। समकालीन राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय आकांक्षा के तो कवि हैं ही। एक उदार वैष्णव चरित्र उनकी चाह रही हैं। वे पूरे देश और समाज को एक ही रस और जीवन धारा में प्रवाहित होना देखना चाहते थे, लेकिन चाहना हमेशा रचना नहीं होता। इतिहास और माध्यम, स्वयं कवि के संस्कार और अंतर्बाधाएं रचना में वो सब ढलने नहीं देते जो सचेत रूप से सोचा हुआ होता है। क्योंकि रचना व्यक्तित्व का संपूर्ण सत्य है, उससे कुछ भी नहीं छिपता। इसे खोजना भी आलोचना कर्म का अनिवार्य भाग है, क्योंकि कवि की प्रातिभ शक्तियाँ बहुत कुछ छिपा लेने की सामर्थ्य रखती है। जीवन के अनुद्घाटित को उद्घाटित करना एक और यदि रचना का कर्म है तो रचना की गहरताओं को खोलना आलोचना का। ये खोलना कोई निष्कर्म कर्म नहीं, खुद अपने को, अपने समाज को खोलना है। बिना एक्सरे किए भीतर की खामियां कहाँ पता लगती हैं, और खामी पता न चले तो निदान और उपचार कैसे हों। इतना ही नहीं, इस खोज में ही रत्न भी मिलते हैं, क्योंकि वे भी तो अतल में ही छिपे रहते हैं। गुप्त जी में काव्यत्व की खोज एक अलग समस्या है। गुप्त जी के मैथिली शरण गुप्त के साकेत काव्य
हमारी पाठ्य पुस्तक में लगा हुआ है। साकेत का नवम सर्ग का अध्ययन और उसका व्याख्या अंश हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। साकेत के 12 सर्गों में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। उर्मिला का विरह वर्णन हो या राम की स्तुति। भगवान राम की मानव समान दुख दर्द वेदना युक्त ये पंक्तियाँ कि राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं, सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। कहने का तात्पर्य ये है कि मैथिली शरण गुप्त जी का हिंदी काव्य विविध बदलावों का साक्षी है। 20वीं शती के पहले दशक से लगातार छठे दशक तक उनके सृजन काल में हिंदी कविता अनेक पड़ाव पार करती हुई अत्याधुनिक युग में प्रवेश की तैयारी कर रही थी। गुप्त जी जैसे कवि का इन तमाम साहित्यिक और सामाजिक बदलावों से असंपृक्त रहना संभव नहीं था, क्योंकि उनकी रचनाओं में इन परिवर्तनों के साक्ष्य मौजूद हैं। जीवित समाज और साहित्य में गहरी दिलचस्पी और जिज्ञासु वृत्ति के कारण भले ही उनकी रचनाओं में जब तक ऐसे स्फुलिंग छूटते रहे जिनसे उनकी भीतरी हलचल का पता चल सकता हो, लेकिन समग्रतः ऐसा बदलाव रेखांकित नहीं किया जा सकता जिससे शास्त्र युग से भिन्न उनकी कोई विशिष्ट पहचान उभरती हो। अतः गुप्त जी की सीमाएं नवशास्त्र युग की सीमाएं बनी रही, इसलिए वही उनकी असीमताओं का पता भी पाया जा सकता है। यहाँ ये धातव्य है और ध्यान रखने योग्य है कि गुप्त जी के काव्य की एक सांस्कृतिक सत्ता ही नहीं, सांस्कृतिक दृष्टि भी है जो साकेत में पूर्णतया दिखाई देती है, जो अपने गुण दोषों सहित अप्रतिम है। न तो हर युग को संतुष्ट करने वाली 2-4 पंक्तियाँ लिखकर ही वे बड़े कवि बने हैं और न ही इतिवृत्तात्मकता, स्थूलता और पारंपरिक आदर्शों का आरोप लगाने से उनके महत्व को खारिज किया जा सकता है। ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि गुप्त जी का सर्वेक्षण बहुत व्यापक और लंबी कालावधि को छूता है, लेकिन चौतरफा गतिशील सृजनात्मक अवदान की तुलना में उनका ऐतिहासिक योगदान अधिक मूल्यवान है। यह ऐसा योगदान है जो अपनी आहुति से कम की मांग नहीं करता। गुप्त जी की भाषिक और सांस्कृतिक उपस्थिति के बिना छायावाद के उदय की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उनका अवमूल्यन करने वाले आधुनिकों ने अगर गुप्त की भाषा की टार रोड न बनाते तो हम अपनी रोल्स रॉयल्स कहाँ दौड़ाते। कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे कुणाल गीत में गुप्त जी ने ये लिखा है, आहा ये भविष्य की झांकी, विकसित वर्तमान की आँकी, लुंठित कंधरा पर क्या बाकी, वे अतीत की अलके। वहीं बहती नदियों का वर्णन करते हुए जब साकेत के राम ये सूत्र देते हैं, जितने प्रवाह हैं बहें अवश्य बहें वे, निज मर्यादा में किंतु सदैव रहें वे, तो वह राम की मर्यादा से अधिक शास्त्रीय कवि की बहुविध समावेशी मर्यादा की ही प्रतीति कराता है। सौंदर्य के उत्सव पर यह युग जो बाहरी पाबंदियां लगाता है, आवेग को बांधने, ठहराने और तोलने के प्रति जो इतनी सजगता बरतता है, वही बहते हुए प्रवाहों पर मर्यादा का अंकुश है। गुप्त जी काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली के निर्माण और विकास में मैथिली शरण गुप्त जी ने एक मजदूर से लगाकर कुशल कारीगर तक की भूमिका निभाई। उन्होंने कच्चा माल ढोया, उसे करीने से लगाया, उन भूमियों की तलाश की जहां उसे रूपायित किया जा सकता था और अंततः एक कंगूरे और मेहराबदार इमारत
बनाकर अगली पीढ़ी को सौंपी। दूसरी ओर उन्होंने ऐसे पाठक वर्ग को जगाया, जुटाया, संस्कारित किया और दिशा दी जो अन्यथा काव्य में आसक्त, अतीत के अंधेरों से उदास, वर्तमान से शुद्ध और राष्ट्रीय अभ्युदय का आकांक्षी था। उसे उन्होंने न सिर्फ भाषा में कविता दी वरन उसकी आकांक्षा और आवश्यकता को भाषा में दिया। फलस्वरूप पाठक ने भी भाषा की सीमा और अनभ्यस्तता की परवाह किए बिना खुद को कवि माध्यम में ढाला और बदला। ये पारंपरिक उत्सर्जन और उत्सर्ग न केवल गुप्त जी के व्रतमूलक और काफ़ी हद तक समतल काव्य की लोकप्रियता का कारण हुआ, बल्कि उस भाषा की प्रियता और सम्मान का भी कारण हुआ जिसे अटपटी, खड़ी और खुरदरी कहकर मॉडर्न वर्नाक्यूलर के पंडित ग्रियर्सन ही नहीं, नव जागरण के प्रतीक भारतेंदु और उनका ज्योत्स्ना मंडल तक काव्य भाषा के रूप में खारिज कर चुका था। गुप्त जी के आसन पूर्ववर्ती श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली का काव्य भाषा के रूप में उपयोग तो किया, लेकिन आधे मन से। एक ही कविता में जहाँ वे धन्य यहाँ की धूली, धन्य नीरद नभ तारे जैसी पंक्ति लिखते थे, वहीं धनी धनी शी काश्मीर धरनी मन हरनी सुहावनी जैसी पंक्तियों में अपनी स्निग्धता बिखेरते थे। गोया कांतता, मसरणता और माधुरी खड़ी बोली में नहीं रचा जा सकता था, या सिर्फ उसके बूते पे कविता नहीं की जा सकती थी। गुप्त जी ने अपने समकालीनों की तरह ब्रजभाषा से ही काव्य आरंभ किया था, लेकिन इस मानसिकता से वे 2-3 वर्षों में ही उबर गए, जबकि प्रायः अन्य कवि जब तक ब्रजभाषा का पल्लू थामने को बेताब हो जाते थे। यहाँ तक कि खड़ी बोली में लिखते लिखते उन्हें सहसा ब्रज का मोह घेर लेता था। ठाकुर गोपाल शरण सिंह और नाथुराम शर्मा शंकर जी की पंक्तियाँ उस युग की डगमगाती भाषिक मानसिकता को व्यक्त कर सकती हैं, जैसे आते जो यहाँ हैं ब्रजभूमि की छटा वे देख, नेक न अगाते होते मोद मद माते हैं। ठाकुर गोपाल सिंह जी की पंक्तियाँ शंकर जी की, अबला ने चुपचाप उठाए पछाड़ा मुझको, बेटा जनकर बाप बनाए बिगाड़ा मुझको। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ ये स्मरणीय रहना चाहिए कि प्रिय प्रवास जो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है, रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पद्य प्रबंध आदि का परवर्ती है, जबकि हरियोज जी गुप्त जी से लगभग 20 वर्ष बड़े थे और अरसे से कविता में जुटे थे। वार्णिक छंदों में प्रबंध लिखकर भी एक तरह से उन्होंने खड़ी बोली के काव्य भाषिक चरित्र पर थोड़ा अविश्वास भी किया था। उनके विन्यास और शब्द चयन में कहीं ब्रज तो कहीं संस्कृत का ऐसा घालमेल है जो खड़ी बोली के स्वभाव के अनुकूल नहीं है। उदाहरणार्थ, लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, या प्रफुल्लिता कोमल पल्लवानिता मनोजता मूर्ति नितांत रंजिता। कविता में खड़ी बोली की स्थापना, साहित्य में उस आधुनिकता को दोनों पैरों पर खड़ा कर देना जो अब तक लंगड़ा रही थी, क्योंकि ब्रज भाषा में नवता का प्रवेश होने पर भी वह विषय वस्तु और शिल्प को अपने संस्कारों से मुक्त नहीं होने दे सकती थी। उसमें लिखते हुए नई चेतना का स्पष्ट साक्षात्कार प्राय संभव नहीं था। खड़ी बोली और ब्रज में साथ साथ लिखने वाले कवियों की दोनों भाषाओं की कविताओं को देखने पर प्रतीत होता है कि ब्रज में लिखते हुए वे कुछ और थे और खड़ी बोली में लिखते हुए कुछ और। कहने का तात्पर्य ये है कि द्विवेदी युग के नवीन वैचारिक सरणी को वहन करने में अक्षम और छायावादी उद्गम की नवीन अभिव्यंजना से पृथक और जनमानस के नवीन परिवेश से दूर रहने वाली ये ब्रज काव्य परंपरा युग की वाणी नहीं बन पाई। ये द्विवेदी युग के समीक्षक पूनमचंद तिवारी जी का उद्धरण है। स्पष्ट है कि मैथिली शरण गुप्त इस दृष्टि से भी कितने अपरिहार्य और जरूरी कवि हैं। हाँ, गुप्त जी के पास प्रतिभा की सर्चलाइट नहीं थी, लेकिन एक मशाल थी जो भले ही दूर तक अंधेरा न बेच सकी हो, परंतु उसने प्रकाश का आधार और विश्वास दिया। घिरे हुए अंधेरे में ठीक पास की पगडंडी दिखाई पड़ना भी नियामत है। ये कहना इसलिए अनिवार्य हुआ कि भाषा की विस्तृत और पुख्ता जमीन बनाने पर भी गुप्त जी ने प्रातिभ प्रखरता के अधिक प्रमाण नहीं दिए। जीवनादर्श और सोच में वे मध्यकालीन लोकमंगल के कवि तुलसीदास से प्राय आगे नहीं बढ़ सके।
आचार व्यवहार मूल्यबोध आदि के मामले में पारंपरिकता को आधुनिक दृष्टि देने के बावजूद वे विशेष क्रांतिकारी साबित नहीं हुए। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में ग्रहण करने के मूल में गुप्त जी की नई चेतना उतनी सक्रिय नहीं थी जितनी तत्कालीन राष्ट्रीय जागरण की भाषा के जरिए अस्मिता का पुनर्जागृत करने की भावना और द्विवेदी जी के निर्देश। इसलिए उनकी काव्य भाषा में गतिशीलता की अपेक्षा व्यवस्था और स्थिरता अधिक है। उनकी भाषा का तापमान विचारों और आचारों के तापमान का अनुगामी प्रतीत होता है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है। लोक अनेक संभावनाओं से भरा होता है। रचनाकार से उम्मीद की जाती है कि उन संभावनाओं की पड़ताल करे जो लोक में छिपी होती हैं, उन दिशाओं के संकेत भी दे जो उसका सर्जक और वांछनीय बनाती हैं। गुप्त जी में ऐसी उत्कट सर्जनात्मकता कम थी। वे उन लेखकों में नहीं थे जो वक्त के पहले अतिकांतदर्शिता के कारण अकेले छूट जाने का खतरा मोल ले सकते हों। अपने स्वीकृत आदर्शों चुने हुए अतीत पर आलोचनात्मक दृष्टि डालना या उसके प्रतिपक्ष में खड़े होना उनके लिए लगभग असंभव था। इन तमाम बातों का लेखक की भाषिक चेतना पर प्रभाव पड़ता है। स्त्री संवेदना की दृष्टि से जब हम गुप्त जी को परखते हैं तो हम पाते हैं कि कैकेयी के व्यक्तित्व की कालिमा धोने के लिए उन्होंने स्वयं साकेत में इस विधि को अपनाया है। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। कहने का तात्पर्य यह है कि गुप्त जी के बुद्ध, राम या चैतन्य किसी को भी ये कर्तव्यबोध नहीं हुआ, क्योंकि उनके मन में एक बार भी नर नीति का लक्ष्य स्पष्ट नहीं हुआ। जिस बात को एक साधारण गृहस्थ तक ने समझ लिया था, क्या अपनी भूलें स्वीकार करना, अनुताप करना सिर्फ स्त्रियों के ही जिम्मे है? संभवतः गुप्त जी के विचार से इन पुरुषों ने स्त्रियों के साथ जो कुछ किया वो किसी बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, किसी महान आदर्श की स्थापना के लिए किया। हालांकि ऐसे अन्याय को किसी मानवीय तर्क से न्यायपूर्ण सिद्ध नहीं किया जा सकता था, इसलिए उन्होंने स्वयं शोषिताओं, प्रपंचिताओं द्वारा अपने पुरुषों का बचाव कराया। विष्णुप्रिया सहानुभूतिशील स्त्रियों को उद्धत करते हुए कहती है कि उनके विचार में ये कार्य यानी भक्ति सिद्धि अथवा लोक कल्याण के लिए पुरुष द्वारा स्त्री का परित्याग, नारी पर नर का अत्याचार है। वह सोचती हैं कि विद्रोही इसका एकमात्र प्रतिकार है। तो यशोधरा में ये कहा गया, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। तो ये क्या पीड़ा, संवेदना, मरणोपरांत रुदन, सांत्वना जैसी नहीं है, जिसमें कोई प्रतिकार नहीं, चुनौती नहीं, सिर्फ आत्मदाय। जब साकेत में आकर लक्ष्मण उर्मिला के योग्य बनने के वास्ते जंगल में तपस्या कर रहे हैं, तो नारी के प्रति अन्याय करने वाले श्रेष्ठ पुरुष मात्र कैकेयी की तरह आत्मग्लानि प्रकट नहीं करते, न आत्मा अभिशप्त होते हैं, बल्कि वे अपनी नम्रता और नारी महत्व को इतनी पराकाष्ठा पर ले जाते हैं कि वे स्वयं उनकी उदारता का गुण बन जाता है। उससे नारी के प्रति अन्याय का परिशमन होता हो या ना होता हो, पुरुष का महत्व गरिमा जरूर बढ़ जाती है। कैसे? साकेत में लिखते हैं कि वन में तनिक तपस्या करके बनने दो मुझको निज योग्य, भाभी की भगनी तुम मेरे, अर्थ नहीं केवल उपभोग्य। पुरुष प्रधान उस सांस्कृतिक युग में क्या लक्ष्मण का दौड़ के प्रिया के चरणों में गिर पड़ना बनावटी नहीं लगता है? गुप्त जी की अनेक नारियां ऊर्जा की पराकाष्ठा हैं।
साकेत का वो प्रसंग जब लक्ष्मण को शक्ति लगने पर अयोध्यावासी लंका पर चढ़ाई करने को उद्यत होते हैं, नारी चरित्रों के उत्थान के लिए ही आयोजित है। इस अवसर पर कैकेयी, उर्मिला, मांडवी, श्रुतिकीति और अन्य नागरिकाएं युद्ध में जाने को सन्नद्ध होती हैं और सिद्ध करती हैं कि वे घर बैठ के रोने धोने वाली स्त्रियां नहीं हैं, वक्त पड़ने पर युद्धभूमि में भी कूद पड़ सकती हैं। सबसे अंत में कैकेयी कितने ओजस्वी शब्दों में अपना निर्णय सुनाती है। भरत जाएगा प्रथम और यह मैं जाऊंगी, मैं निज पति के संग गई थी असुर समर में, जाऊंगी अब पुत्र संग भी अरि समर में। शील हरण करने को सन्नत कामुक कीचड़ को सैरंध्री द्रौपदी चुनौती देती है। दानव के लिए चंडिका आहा में कानल। जय भारत। गुरु गोविंद सिंह की पत्नी युद्ध के लिए पति से पुरुष वेश मांगती है। वो साफ कहती है, मेरी रक्षा के बदले तुम करो विपक्ष विनाश विचार, और वास्तव में पुरुष वेश में अपने बेटों को बचाने के लिए युद्धभूमि में कूद पड़ती है और लड़ते लड़ते प्राण दे देती है। नारी के इसी ऊर्जावान व्यक्तित्व की याद दिलाते हुए यशोधरा ने कहा था कि युद्ध के अवसर पर हम नारियां स्वयं ही अपने पति को रण में भेजती हैं। वहाँ तो प्राणों की बाजी लगाना होता है, तब क्या सिद्धि पाने के लिए जाते हुए पति को मैं प्रसन्नता से विदा नहीं करूँगी। उसे दुख में गौतम उसे अंधेरे में रख कर चले गए। उसके आत्माभिमान को इस बात का गहरा धक्का लगा और गौतम ने उसकी व्यक्तित्व पर अविश्वास किया। सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा में लिखते हैं कि स्वयं सुसज्जित करके रण में प्रीतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में शास्त्र धर्म के नाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। ऐसे प्रसंगों में वस्तु का ढांचा कहीं प्रभावित नहीं होता है, लेकिन राम जब अयोध्या लौटने से इनकार करते हैं तो भरत सीता से आग्रह करते हुए साकेत में कहते हैं कि जब तक पितु राज्ञा आर्य यहाँ पर पाले, तब तक आर्या ही चले स्वराज्य संभाले। तो सारे संदर्भ प्रकट करते हैं गुप्त जी। नारी को घर के आरक्षण अवगुंठन से निकाल कर पुरुष के तमाम क्षेत्रों में उसकी प्रतिस्पर्धात्मक उपस्थिति को सांकेतिक रूप से दर्ज करना चाहते हैं। इस तरह नारी विषयक दृष्टिकोण को आधुनिकता के देने की कोशिश करते हैं। गुप्त जी के कवि हृदय ने निश्चय ही नारी के प्रति अन्याय अत्याचार का विरोध करने के अवसर भी खोजे हैं। माता पिता को नैतिक अधिकार है कि वे अपने पुत्रों की आलोचना कर सकते हैं। पुरुषों मानवीय नैतिक विधान को चुनौती देने के लिए अपने काव्य में हिडिंबा और शूर्पणखा जैसी दानवियों को भी उन्होंने ही चुना है। ऐसी सामान्य स्त्रियाँ परिवेश है जिनके जरिए उन्होंने कवि न्याय को व्यक्त किया है। जाहिर है इन तमाम स्थलों पर उनके इस तेवर से श्रेष्ठ चरित नायकों को कोई क्षति नहीं हुई और उनके मंतव्य की झलक भी मिल गई। यहाँ यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि ये प्रसंग औपचारिक नहीं है, हार्दिकता से भरे हुए हैं, क्योंकि ऐसे प्रसंगों अभिव्यंजनाओं में उनके कवित्व का मार्मिक रूप दिखाई पड़ता है। दूसरी बात यह है कि ऐसे संदर्भ वस्तुगत मूल्य रखते हैं और हमारा ध्यान इस बात पर केंद्रित नहीं करते हैं कि इसे कहने वाला कौन है या इनकी सामाजिक हैसियत क्या है। उर्मिला के प्रति कैकेयी का सदैव वात्सल्य झलक पड़ता है। आ मेरी सबसे अधिक दुखीली आ जा, पिस मुझसे चंदन लता मुझी पर छा जा। राम जो गुप्त जी के संस्कृति और नियमन आदि के प्रमाण हैं, कैकेयी के बारे में कहते हैं, सो वार धन्य उस एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। मूल शक्ति माँ तुम्ही सुयश के इस उत्पन्न की। उर्मिला लक्ष्मण के लौट आने पर जब सखी उर्मिला ने सज धज के उनका स्वागत करने को कहती, तब उर्मिला कहती है साकेत में, हाय सखी श्रृंगार मुझे अब क्या सोहेंगे, क्या वस्त्रालंकार मात्र से वे मोहेंगे। नहीं नहीं प्राणेश मुझी से छल ना जावे, जैसी भी हूँ नाथ मुझे वैसे ही पावे। शूर्पणखा में नहीं हाय तू रोती है, अरे हृदय की प्रीति हृदय पर होती है। यहाँ शूर्पणखा गुप्त जी के साहित्य में आई दूसरी दानवी है। वो अपने छल और प्रकृति से भी आसुरी है, परंतु उसके भीतर भी कहीं सामान्य नारी छिपी है। इसलिए नारी के प्रति अन्याय और पुरुष तंत्र द्वारा नारी के लिए बंधनों की सृष्टि से कहीं न कहीं आहत है। मनुष्य को अपने अदानव होने का बड़ा घमंड है। शूर्पणखा उसके भीतर छिपी हुई दानवता को देख सकती है और दिखाने का साहस कर सकती है। असल में छल, शोषण, अन्याय, व्यग्र दानवी वृत्तियाँ जो नारी के प्रति पुरुष प्रकट करता रहा है, उसे नियम और आदर्श का नाम देता रहा है। लक्ष्मण जब अपने
विवाहित होने के कारण शूर्पणखा से विवाह करना अस्वीकार कर देते हैं, तब वो पूछती है कि क्या पुरुष दो दो दाराओं वाले नहीं होते। ऊपर से देखने पर शूर्पणखा का ये प्रस्ताव निर्लज लगता है, लेकिन भीतर वो दूर तक आहत है। ये उसके इस उपालंब बल्कि आक्षेप से स्पष्ट है। नरकृत शास्त्रों के सब बंधन हे नारी ही को लेकर अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर। पंचवटी में ये बात दिखाई देती है। इस तरह से भारत भारती में उन्होंने आधुनिक युग के नारी विषयक विचारों और नवजागरणकालीन दृष्टि को प्रकट किया है। गुप्त जी का स्रोत अतीत और सोच की धुरी महान पुरुष रहे, इसलिए स्त्री को आधुनिक युग तक तराश कर लाने की कोशिश कई बार उनकी कुछ पूज्य अवधारणा के कारण संभव नहीं हुई। संभव तो उनकी उत्कटता ने उन्होंने अतीत की भूमि पर खड़े होकर वर्तमान को ललकारा है। अगर उतनी ही उत्कृष्टता से वे वर्तमान की भूमि पर खड़े होकर अतीत को भी ललकार सके होते तो शायद उनके सोच का परिदृश्य कुछ तो भिन्न होता। परंतु वे जिस युग में रचना कर रहे थे, जो उनकी वैयक्तिक, सामाजिक और सृजनात्मक सीमाएं थी, उनमें उन्होंने अपने गति में अंतर विरोधों सहित भी अपने समय की जो गतिशील दृष्टि और सोच दिया है, वो अपने आप में महाकाव्यात्मक है। गुप्त जी ने अनेक विरोधाभासों के होते हुए भी राष्ट्रीय एकात्मकता का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। वो हिंदू मुस्लिम संबंधों को लेकर कहते थे, एक काल की विधि विशेष पर करे न हम चिरकाल प्रमाद। विरोध को चिरकाल तक लिपटाए रखना अच्छा नहीं है। समानता और सामंजस्य की स्थिति को स्वीकार करते थे। गृह उद्योग की गरीबी से उभारने की शिक्षा भी गुप्त जी ने ही दी है। गुप्त जी का रचनाकाल गांधी युग है। उनकी रचनाओं में गांधी युग के आदर्शों मूल्यों को देखने के लिए किसी तीसरे नेत्र की जरूरत नहीं है। स्वयं साकेत में भी इस उत्तर देते हुए गुप्त जी ने स्वीकार किया है कि पुस्तक लिखते छापते समय भी यथाशक्ति मैंने आपका कितना ध्यान रखा है, इसके कहने की आवश्यकता नहीं। मैं नहीं कह सकता कि आपकी संस्कृति की रक्षा करने में वह यानी उर्मिला कहाँ तक समर्थ हुई है, परंतु उसने प्रयास अवश्य किया है, ये कहने में मुझे कोई बाधा नहीं जान पड़ती। स्पष्ट है कि समकालीन गांधी युग में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्तर पर जो घटित हो रहा था, वो गुप्त जी के काव्य में केवल अंतःप्रेरणा के रूप में नहीं ढला था, परंतु सचेत प्रयत्न के रूप में लाया जा रहा था। इसलिए गुप्त जी के प्रबंधों में पारंपरिक परिवेश के बीच वह कहीं कहीं अटपटा प्रयत्न साध्य भी प्रतीत होता है। जैसे साकेत का ये प्रसंग, राजा हमने राम तुम्ही को है चुना, करो न तुम यूँ हाय लोक मत अनसुना। आधुनिक शब्दावली और उसके समकालीन संदर्भ त्रेता युग के ख्यात शासक के बारे में कितने अस्वाभाविक लगते हैं। वनवासिनी सीता का जंगल के आदिवासियों गरीबों के साथ बैठना, उन्हें दरिद्रता से उबारने के लिए काटना, बुनना और उसकी प्रेरणा देना, सब और लाभ ही लाभ बोधि विनिमय में उत्साह मुझे है विविध व्रत संचय में। तुम अर्धनग्न क्यों रहो अशेष समय में, आओ हम काते बुने गान की लय में। ये गुप्त जी का मार्ग रहा है। इस तरह से गुप्त जी ने अपने काव्य में, अपनी रचना धर्मिता में, अपनी भारतीय संस्कृति के ओज को, उसके आवेग को, उसके संस्कारों को अपने काव्य में रोपित किया है। पाप रहित संताप जहाँ, आत्मशुद्धि है आप वहाँ। गौरव क्या है जनभार वहन करना ही,
सुख क्या है बढ़कर दुख सहन करना ही। गरिमा स्वार्थ में नहीं परमार्थ में है। लोक के लिए दुख सहन करना ही सच्चा सुख है। और इस तरह से गुप्त जी अपने आयामों को विस्तार देते हैं। उनके दृढ़ प्रत्यय के बिना ये आत्मार्पण दिखता नहीं। आत्मा की आवाज़ गांधी के लिए राजनीतिक छल नहीं, मनुष्यता के श्रेष्ठ उद्घोष थी, सत्य का मानदंड थी और संपूर्ण भ्रांतियों के लिए प्रकाश स्तंभ थी। इस दृष्टि से मनुष्यता के श्रेष्ठ विवेक सम्मत मूल्यों, आत्मगौरव और आत्मनिरीक्षण को प्रधानता देने वाले व्यक्तित्व मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियाँ चिर स्मरणीय हैं कि सब सुख भोगे सब रोग रहित हो, सब सुख पावे न हो दुखी कहीं कोई भी। अर्पित हो मेरा मनुज काय, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय। धन्यवाद।